हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हमारे 8th की एनसीईआरटी के सेकंड चैप्टर पे, जिसका नाम है लैंड, सॉइल, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। यानी बेसिकली अगेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। सो इसमें यहाँ पर अंतर थोड़ा सा ये आ जाता है कि जैसे 6th और 7th में हमने जब इन सब चीज़ों को पढ़ा था, हमने शॉर्ट में इनके बारे में जाना था दैट लिथोस्फेयर इज़ ऑल अबाउट लैंड एंड रॉक्स, हाइड्रोस्फेयर इज़ ऑल अबाउट वाटर एंड एटमॉस्फेयर इज़ ऑल अबाउट द गैसेस प्रेजेंट इन अवर सराउंडिंग, राइट। सेम ऐसे ही नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी हमने पढ़ा था कि जो नेचुरल वेजिटेशन होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और उनमें पाई जाने वाली जो वाइल्ड लाइफ होती हैं वो किस टाइप की होती हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि अब हम थोड़ा सा 8th क्लास की एनसीईआरटी थोड़ी सी बड़ी क्लास की एनसीईआरटी कंसीडर की जाती है, तो 8th क्लास की एनसीईआरटी में अब आप इन चीज़ों को थोड़ा डेप्थ में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। यानी कि इसमें हम जानेंगे कि जो बेसिक हमारा लैंड है उसके बारे में, फिर सॉइल से रिगार्डिंग उसके जो मिनरल्स हो सकते हैं, रिसोर्सेज हो सकते हैं, सॉइल का फॉर्मेशन, सॉइल का डिप्लीशन या उन रिसोर्सेज को कंजर्व करने का जो तरीका है उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सबसे पहले हम बात करेंगे लैंड की। So basically what we know about our land is that it covers only about the 30% of the total area of the earth surface and all part of this small percentage are not habitable। यानी कि हम ये चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो पूरी की पूरी अर्थ है उसका अबाउट 30% यानी 29% जो हम कहते हैं उसके अबाउट का जो एरिया है वो लैंड मास है, बाकी पूरा ओशन है। उसके साथ साथ एक बात जो बहुत अच्छे से हम ये जानते हैं वो ये भी है कि इस पूरे के पूरे 30% लैंड पर आप रह नहीं सकते। इट इज़ नॉट एब्सोल्युटली हैबिटेबल। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि बायोस्फीयर यानी कि जिस पर्टिकुलर रीजन में आपकी जो लाइफ पॉसिबल है, ह्यूमन लाइफ पॉसिबल है, एग्जिस्ट करती है, वहाँ पर के आपको लैंड की भी रिक्वायरमेंट होती है, वाटर की भी रिक्वायरमेंट होती है और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट जो गैसेस हैं आपकी उनकी भी सही अमाउंट में, एक सही रेशियो में रिक्वायरमेंट होती है। तो जब तक ये सारी चीज़ें एक कह सकते हैं एक पर्टिकुलर रेशियो में आपको नहीं मिलेंगी, आपका उस पर्टिकुलर रीजन पर रह पाना या हैबिटेबल हो पाना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये रीज़न हमको बहुत अच्छे से समझ में आता है कि भाई इस पूरे लैंड मास में चाहे कितना भी हो, हर जगह रह पाना पॉसिबल नहीं है। और उसी के कारण ये बात हमको देखने को मिलती है कि हमारी जो अर्थ है उस पर जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी अनइवन है। क्यों? बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लैंड एंड द क्लाइमेट ऑल्सो। जैसे कि आप जानते हैं पोलर रीजन्स की जब हम बात करते हैं, पोलर रीजन्स का जो टेम्परेचर होता है 6 महीने एक पोलर रीजन का टेम्परेचर बहुत लो होता है, 6 महीने एक पोलर रीजन का टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि आप वहाँ पर सर्वाइव ही नहीं कर सकते, वहाँ पे रहने के हिसाब का क्लाइमेट ही नहीं है। फिर कई रीजन्स ऐसे हैं जहाँ का क्लाइमेट बहुत ज़्यादा कोल्ड है, अगेन एक्सेप्ट पोलर रीजन्स, तो वहाँ पर भी थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है आपका एक लाइफ का सर्वाइव कर पाना, राइट। सो ये जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आपको देखने को मिल रहा है ये बेसिकली इसी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक की वजह से देखने को मिलता है। उसके बाद जब आप पढ़ रहे थे 6th और 7th की एनसीईआरटीज़ हम लोग कवर कर रहे थे, उसमें भी हम ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारी जो पूरी अर्थ है जिस पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ लैंड मासेस आपको देखने को मिलते हैं, जैसे आपके माउंटेन रीजन्स हो गए, प्लेट्यू रीजन्स हो गए, रिवर लैंड्स हो गई एंड मैनी मोर। तो जो रहने लायक सबसे अच्छा रीजन है वो क्या है? आपका प्लेन्स का रीजन है और रिवर वैलीज़ हैं। क्यों है? क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, रिवर जो होती हैं अपने डिपॉजिट्स लेकर आती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं अलग अलग सेडिमेंट्स को, जिसके वजह से जो पूरा लैंड मास है काफ़ी फर्टाइल हो जाएगा। फर्टाइल हो जाएगा तो आप एग्रीकल्चर कर सकते हैं, आप अपने लिए फूड क्रॉप्स जनरेट कर सकते हैं, तो आपके खाने की व्यवस्था वहीं हो गई। फिर एक प्लेन लैंड पर आपका घर बनाना आसान है तो आप वहाँ घर बना सकते हैं, क्योंकि सराउंडिंग में कहीं ना कहीं आपको रिवर भी मिल रही है तो वाटर रिक्वायरमेंट्स भी आपकी पूरी हो रही हैं। सो ओवरऑल जो पूरा का पूरा एक साइकिल आपका प्लेन और रिवर वैलीज बनाती हैं, उसके कारण वो एरिया जो होते हैं वो काफ़ी अच्छे से हैबिटेबल हो सकते हैं, राइट। सो इसलिए जो हमारे प्लेन रीजन्स होते हैं वो वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और जनरली जितने भी प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे दे आर डेंसली पॉपुलेटेड, यानी कि उनकी जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। पॉपुलेशन डेंसिटी की डेफिनेशन आप लोग जानते हैं दैट पर स्क्वायर किलोमीटर पर
जो नंबर ऑफ पीपल्स काउंट होंगे वो कहलाते हैं आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी, राइट। सो अगर आपको किसी पर्टिकुलर रीजन की पॉपुलेशन डेंसिटी निकालना है तो आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले उसका एरिया निकालेंगे इन स्क्वायर किलोमीटर, उसके बाद आप निकालेंगे वहाँ की टोटल पॉपुलेशन कितनी है। जब आप इन दोनों चीज़ों को डिवाइड कर दें, दैट पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज द पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, ठीक है। तो ये बात हो रही है लैंड के बारे में। अब बात करते हैं हम लैंड यूज की। तो देखिए, लैंड इज यूज फॉर डिफरेंट पर्पज सच एज एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स, सारी चीज़ों के लिए आप जो आपके इजी गोइंग आज की लाइफ को बनाने वाले काम हैं, है ना, उनके लिए आप लैंड का यूज़ कर रहे हैं। इसके साथ साथ नेचर भी आपको फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, माइंस प्रोवाइड कर रहा है, आप उसका भी यूटिलाइजेशन लैंड में कर रहे हैं। तो ये जो सारे के सारे काम आप कर पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ लैंड, ये कहलाते हैं आपके लैंड यूज़, ठीक है। इस वर्ड को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। द यूज ऑफ लैंड इज डिटरमाइंड बाय फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी। टोपोग्राफी जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि अगर कोई लैंड मास है, कोई जगह है, तो उसकी जो शेप है वो कैसी है। हिंदी में अगर आप टोपोग्राफी का मीनिंग सर्च करें तो आपको पता चलता है टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थल आकृति, यानी कि स्थल मतलब कोई जगह, आकृति मतलब उसका शेप। दैट मीन्स उस पर्टिकुलर एरिया का जो शेप होगा वो कहलाएगा उसकी टोपोग्राफी। फिर सॉइल, यानी कि उस रीजन में जो सॉइल है, जो मिट्टी वहाँ की प्रेजेंट है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। फिर वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ के मिनरल्स और वहाँ पर वाटर की अवेलेबिलिटी, राइट। सो अगर आप जानते हैं कि किसी रीजन में पानी बहुत अच्छे से अवेलेबल है, सॉइल काफ़ी ज़्यादा आपकी फर्टाइल है, तो आपको मालूम है कि आप उस रीजन का यूज़ बहुत अच्छे तरीके से एग्रीकल्चर में ही करेंगे। कैसे? क्योंकि आपको मालूम है कि वहाँ की जो आपकी फिजिकल फैक्टर्स हैं वो एग्रीकल्चर को बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो आप उस पर्टिकुलर रीजन का यूज़ एग्रीकल्चर में ही करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई रीजन है जहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी केव माइंस है ना, तो आप क्या करेंगे, आप वहाँ पे माइनिंग इंडस्ट्री लगाने की कोशिश करेंगे, राइट, ताकि आप उस लैंड का यूज़ कर सकें। तो मतलब ये कि जो भी यूजेस इस लैंड मास के होते हैं वो डिसाइड होते हैं उसके फिजिकल फैक्टर्स के बेसिस पे। ऐसे कहीं भी कुछ भी कर पाना पॉसिबल नहीं होता है, राइट। सो आप ये समझिए कि आज की डेट में अगर आप कोई एग्रीकल्चर लैंड देख रहे हैं तो वो क्योंकि वहाँ के फिजिकल फैक्टर उसको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे एग्रीकल्चर हो पा रहा है। अगर आपको कोई माइनिंग इंडस्ट्री दिखाई देती है तो वहाँ पर वो फिजिकल फैक्टर सपोर्ट कर रहे हैं, तभी वो माइनिंग इंडस्ट्री अपना काम कर पा रही है, अदरवाइज ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, राइट। सो दिस वॉज अबाउट द फिजिकल फैक्टर्स। अब देखिए, एक चीज़ तो ये हो गई कि कोई लैंडमास आपको मिला, आपने उसका यूज़ किस बेसिस पे किया, ठीक है। फिर क्या होता है, लैंड की क्लासिफिकेशन उसकी ओनरशिप के बेसिस पे भी होती है। आपने सुना होगा बहुत से आजकल आपको बातें केसेस ऐसे सुनने को मिलते हैं जैसे इट्स अ गवर्नमेंट लैंड, प्राइवेट लैंड, कम्युनिटी लैंड, इस तरीके की चीज़ों की बात की जाती है। तो वो क्या होते हैं, उनके बारे में थोड़ा सा क्लासीफाई किया गया है। तो देखिए, कोई भी लैंड अगर है, उसकी ओनरशिप यानी कि उस पर जो हिंदी में कहते हैं हम मालिकाना हक, किस व्यक्ति का है या किस पर्सन का है, उसी के बेसिस पर डिसाइड होता है कि लैंड कैसी होगी, ठीक है। तो देखो आप, अगर आप बात करो प्राइवेट लैंड की, तो नाम से समझ में आ रहा है प्राइवेट लैंड है, दैट मीन्स किसी इंडिविजुअल पर्सन के अलावा या तो किसी इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा इसकी जो ओनरशिप है वो होल्ड की गई है, या किसी ग्रुप ऑफ पर्सन्स के द्वारा, लेकिन उनका किसी भी तरीके से अगर आप बोलेंगे तो ना तो गवर्नमेंट से कोई लेना देना है और ना ही उनकी ऐसी कोई कम्युनिटी है, ठीक है। फिर दूसरा एक आता है आपका वर्ड यहाँ पे कम्युनिटी लैंड। तो कम्युनिटी कब होती है, कम्युनिटी तब होती है जब कोई कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड होगा, ठीक है। अब अगर उसने कोई लैंड है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई किसी कम्युनिटी ने, और जा करके उनके पास जो भी फंड इकट्ठा हुआ उससे उनने एक ज़मीन खरीदी, ठीक है। उसमें वो क्या कर रहे हैं, फॉडर का कलेक्शन कर रहे हैं, या तो फ्रूट्स उगा रहे हैं, नट्स की जो है कल्टीवेशन हो रही है वहाँ पर, या फिर वो मेडिसिनल हर्ब्स का जो है कल्टीवेशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो जो लैंड है, अब क्योंकि वो लैंड पूरी की पूरी परचेज कैसे हुई है, कम्युनिटी के थ्रू इकट्ठे हुए फंड से, इसलिए वो जो लैंड मास है वो कहलाएगा कम्युनिटी लैंड, ओके।
These community lands are also called common property resources. जो कम्युनिटी के होते हैं, मतलब क्योंकि एक कम्युनिटी है, उसने एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके इसको खरीदा, तो ये क्या है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज. दैट मीन्स इट इज कॉमन टू ऑल पीपल ऑफ दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी. ठीक है, यानी कि इसका उपयोग उस कम्युनिटी से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति कर सकता है. लेकिन अगर मैं प्राइवेट लैंड की बात करूँ तो प्राइवेट लैंड में ऐसा नहीं होता है. प्राइवेट लैंड में जिसका मालिकाना हक है वही यूज कर पाएगा, है ना. जिस व्यक्ति का उस प्राइवेट लैंड के पर्सन से कोई रिलेशन नहीं है, वो वहां पर घुसने का जो है, मतलब आप सोच लीजिए, वो सोच भी नहीं सकता इस बारे में कि उस जमीन के अंदर वो पैर रख दे. राइट. सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप. आपका लैंड का जो क्लासिफिकेशन होता है इस तरीके से किया जाता है. ठीक है. फिर अब कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्स के बारे में थोड़ा सा बात करते हैं. तो देखिए, आपको ये चीज़ मालूम है कि यहाँ पर आज की डेट में जो हमारी अर्थ है, आप जानते हो आपको रहने के लिए एक लिमिटेड रीजन मिला है, लिमिटेड कॉन्टिनेंटल एरिया मिला है. ठीक है. और आपको ये मालूम है कि अर्थ की जो पॉपुलेशन है वो ग्रो हो रही है. राइट. अब आपको पता है कि कॉन्टिनेंटल एरिया तो ग्रो होने से रहा, अर्थ ने आपको जितना लैंड मास देना था उतना दे दिया है. आपको उसी लिमिटेड लैंड मास में अपने आप को रहने के लायक या आप कह लीजिए उसके अकॉर्डिंग आपको रहना सीखना है. अब पॉपुलेशन दिन पे दिन बढ़ रही है. राइट. तो क्या होता है कि जैसे जैसे कोई पॉपुलेशन ग्रो करती है, ठीक है, वैसे वैसे उनकी डिमांड जो है वो बढ़ती है. अब उनको रहने के लिए घर चाहिए, काम करने के लिए ऑफिसेस चाहिए, बिल्डिंग्स चाहिए, रोड्स चाहिए, यानी कि हर एक पर्सन को अपने हिसाब से अपने डेवलपमेंट के लिए एक रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी होता है ना. क्योंकि आप ये समझिए कि अगर पॉपुलेशन ग्रो हो रही है, वो किसी रीजन में रहना चाहते हैं, तो अगर वो रीजन एक फॉरेस्ट एरिया का है तो सबसे पहले तो चलिए उन्होंने फॉरेस्ट कवर को हटाया, वहाँ पर उन्होंने अपना घर बना लिया. ठीक है. अब बात ये हो गई कि चलो घर तो बन गया, लेकिन अब क्या सिर्फ घर बन जाना काफ़ी है? नहीं. अब उनको घर से शहर तक आने के लिए रोड चाहिए होंगी, तो वहाँ पर रोड यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा. अब रोड डेवलप हो गई तो सराउंडिंग में मार्केट्स डेवलप होना शुरू होंगे. मार्केट्स बढ़ेंगे तो इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, क्योंकि डिमांड्स और बढ़ रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं, लोगों की ज़रूरतें भी बढ़ रही हैं. तो उसके कारण यहाँ पर कुल मिलाकर के जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो करेगी वैसे वैसे लैंड का यूटिलाइजेशन भी बढ़ेगा. तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आजकल लोग क्या करते हैं, लोग जो हैं वो फॉरेस्ट कवर का डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं. ठीक है. काफ़ी लार्ज स्केल पर ये फॉरेस्ट कवर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, और जिसके कारण आपका जो फॉरेस्ट जैसा एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि अर्थ का अपने आप में एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, वो आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं ख़त्म होने, या आप कह सकते हैं कि उसमें कमी आ रही है. और उसमें कमी आने का मतलब ये है कि धीरे धीरे आप उसके एक्सटेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं. क्यों बढ़ रहे हैं? इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि आपको भी पता है कि फॉरेस्ट को डेवलप होने में कई सालों लग जाते हैं. अगर आप ये कहें कि आपने आज एक एरिया से 50 अच्छे खासे काफ़ी मैच्योर ट्रीज जो कि काफ़ी सालों से ग्रो कर रहे हैं, उनको आपने उस रीजन से हटाया और उसकी जगह पे किसी दूसरे रीजन में, किसी दूसरी ज़मीन पर आपने 50 छोटे छोटे पौधे लगाए, तो क्या ये आपके नेचुरल बैलेंस को इक्वेट कर रहा है? बिल्कुल नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन या जितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज आपको उन मैच्योर ट्रीज से मिल रहे थे, उतना अमाउंट ऑफ रिसोर्स आपको वो छोटे छोटे प्लांट्स नहीं दे पाएंगे. एटलीस्ट कुछ समय तक, जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाते तब तक तो नहीं दे पाएंगे. फिर उस पर भी एक सवाल ये आता है कि अगर उन्होंने 50 छोटे प्लांट्स लगा भी दिए, तो इस बात की क्या गारंटी है कि वो 50 के 50 वैसे के वैसे मैच्योर ट्रीज में कन्वर्ट हो जाएंगे? हो सकता है उनमें से कुछ प्लांट्स बीच में ही खराब हो जाए, बीच में ही उनकी डेथ हो जाए. राइट. सो यहाँ पर समझने की बात ये है कि इस एक पर्टिकुलर फैक्टर के कारण, ग्रोइंग पॉपुलेशन के कारण, कहीं ना कहीं आपका जो पूरा नेचुरल साइकिल है वो डिस्टर्ब होने लगता है. ठीक है. उसके अलावा अगर आप बात करो एफॉरेस्टेशन की, लैंड रिक्लेमिनेशन की, रेगुलेटेड यूज ऑफ केमिकल पेस्टिसाइड्स की या फर्टिलाइजर्स की. क्यों? देखो, अब आपने बोला पॉपुलेशन इंक्रीज होगी तो भाई लोगों की खाने की डिमांड भी बढ़ेगी, फूड रिक्वायरमेंट्स बढ़ रही हैं. तो
जो एग्रीकल्चर की टेक्निक्स हैं वो धीरे धीरे नई नई टेक्निक्स जो है डेवलप हो रही हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, केमिकल पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं आप, ताकि आपकी जो ग्रोथ है वो काफ़ी अच्छी हो जाए, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ फूड आपका प्रोड्यूस हो जाए। आप फर्टिलाइजर्स यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, कहीं ना कहीं आपका जो लैंड है, उस लैंड की जो सॉइल है उसकी भी फर्टिलिटी डिक्रीज होना स्टार्ट होगी। और अगर वो फर्टिलिटी डिक्रीज हो गई तो आप ये समझो कि आफ्टर सम टाइम अगर वो फर्टिलिटी धीरे 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 डिक्रीज हो रही है, एक समय ऐसा आएगा जब उस ज़मीन पर आप किसी भी तरीके के एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन के बारे में सोच ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो पूरे तरीके से फिर बंजर हो जाएगी, राइट। तो इसके बारे में भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप कंजर्वेशन क्यों करना चाह रहे हैं, कंजर्वेशन करने की नौबत क्यों आ रही है। कंजर्वेशन करने की नौबत इसलिए आ रही है क्योंकि जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जैसे जैसे ग्रोथ हो रही है, वैसे वैसे हम डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और डेवलपमेंट की वजह से जो नेचुरल फॉर्मेट ऑफ रिसोर्स हमको मिला है, कहीं ना कहीं हम उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई कर रहे हैं। और ये बात हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब जब ह्यूमन अपनी नीड के अकॉर्डिंग चीज़ों को मॉडिफाई करना स्टार्ट करता है, या चीज़ों से ज़्यादा मैं आपसे कहूँ कि नेचर को मॉडिफाई करना स्टार्ट करता है, देन नेचर ऑल्सो स्टार्ट्स पेइंग इट बैक, ठीक है। सो लैंड रिसोर्स के बारे में ये बात थी। फिर अब हम बात करेंगे सेकेंड चीज़ के बारे में हमारे चैप्टर की, जो कि है सॉइल। तो देखिए, The thin layer of grainy substances covering the surface of the earth is called soil. आप जानते हैं ऊपर की जो एक आपको ग्रेनी लेयर मिलती है, ग्रेनी सब्सटेंस होता है जिसकी लेयर आपकी लैंड मास को कवर करती है ना, वो कहलाती है सॉइल। और लैंड और सॉइल का आपस में बहुत बड़ा, या आप कह सकते हो बहुत ही ज़्यादा डीप कनेक्शन होता है, ठीक है। जो लैंड फॉर्म्स होते हैं ना, उन्हीं के बेसिस पे आप सॉइल के टाइप डिफाइन कर पाते हैं, ठीक है। Soil is made up of organic matter, minerals and weathered rocks found on the earth. देखिए होता क्या है, जैसे हमने थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ रॉक्स के बारे में, है ना। 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स होते थे, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फस्ड और एक आपके ये इग्नियस रॉक्स, राइट। सो ये जो 3 टाइप के रॉक्स होते थे, इनके फॉर्मेशंस होते थे, इनकी फॉर्मेशन प्रोसेस होती थी। तो इन पर जब वेदरिंग प्रोसेस होता है, वेदरिंग प्रोसेस मतलब क्या होता है कि वेदर एक्टिविटीज़ की वजह से जो आपके बड़े बड़े रॉक्स होते हैं वो छोटे छोटे ग्रेनुअल्स में टूट रहे हैं, पेबल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। और जब वही पेबल्स और ग्रेनुअल सब्सटेंस में कन्वर्ट होंगी तो कहीं ना कहीं आपकी जो सॉइल है उसके फॉर्मेशन में ये पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो वेदरिंग प्रोसेस है उसी की मदद से मिक्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं जो कि सॉइल में कंबाइंड होते हैं और सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। अब क्योंकि अलग अलग मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो जब तक आपके पास अलग अलग मिनरल्स नहीं आएंगे तब तक आपकी सॉइल की फर्टिलिटी नहीं बढ़ने वाली, ठीक है। तो फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए ये प्रोसेस होती है। अब जैसे वेदरिंग की मैं आपसे बात कर रही हूँ, वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप एंड डीके ऑफ द एक्सपोज्ड रॉक्स बाय टेम्परेचर चेंजेस, फ्रॉस्ट एक्शन, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, ठीक है। बारिश होती है, टेम्परेचर चेंज होता है, फ्रॉस्ट का एक्शन होता है, इन सारी चीज़ों की वजह से आपके जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी कहीं ना कहीं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो एक्सपोज रॉक्स होते हैं उन पर वेदरिंग का प्रोसेस काम करता है, ओके। फिर अब बात करते हैं थोड़ा सा फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के बारे में। तो जो मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन है वो क्या है, द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर पर ही आपकी जो सॉइल है उसका फॉर्मेशन जो है वो पूरे तरीके से डिपेंड करता है, ठीक है। पेरेंट रॉक यानी कि अगर आप मान लीजिए आपने इग्नियस रॉक है, आपको मालूम है इग्नियस रॉक काफ़ी हाई टेम्परेचर में बनता है, हाई प्रेशर कंडीशंस में बनता है। तो उसमें क्या होता है, सेडिमेंट्स की कमी होती है, वहाँ पर आपको आप कह सकते हैं किसी भी तरीके के फॉसिल्स देखने को नहीं मिलते, राइट। सो उसकी वजह से उस पर्टिकुलर रॉक की मदद से जो सॉइल फॉर्म होगी क्लाइमेटिक फैक्टर्स के थ्रू, वहाँ पर उसकी फर्टिलिटी, उसमें मिलने वाले मिनरल सब कुछ अलग अलग होंगे। वहीं सेडिमेंट्री रॉक्स की अगर मैं बात करूँ तो सेडिमेंट्री रॉक्स में आपको मालूम है कि आपको फॉसिल्स देखने को मिलते हैं, राइट। तो सेडिमेंट्री रॉक्स पर अगर आपके क्लाइमेटिक फैक्टर्स काम कर रहे हैं तो उस पर जो प्रोसेस होगी या उसकी वजह से जो वेदरिंग होगी उस पर, उससे जो सॉइल फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, अलग तरीके का होगा, ठीक है। उसके अलावा और फैक्टर्स में अगर आप बात करें तो टोपोग्राफी,
रोल ऑफ द ऑर्गेनिक मटेरियल इन टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। देखिए एक बात ये बहुत अच्छी मानी गई है कि जैसे जैसे अगर ज़्यादा टाइम में कोई सॉइल आपकी कंपोज होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल होती है, टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, तो वो काफ़ी अच्छे से फर्टाइल हो जाती है, काफ़ी अच्छे से उसमें मोर मटेरियल्स या मोर मिनरल्स जो है वो ऐड ऑन हो पाते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ टोपोग्राफी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, स्थल आकृति यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन का जो शेप है वो काफ़ी हद तक डिपेंड करता है, और साथ ही साथ वहाँ का जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उस पर भी आपका सॉइल फॉर्मेशन डिपेंड करता है, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब देखिए आप, हम बात कर रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉइल फॉर्मेशन की। क्यों? देखो पैरेंट रॉक क्यों? क्योंकि उसकी वजह से आपको टेक्सचर मिलेगा, कलर मिलेगा, केमिकल प्रॉपर्टीज मिलेंगी और मिनरल्स मिलेंगे। रिलीफ यानी कि उस पर्टिकुलर रीजन का स्लोप, ठीक है। तो जो एल्टीट्यूड और स्लोप होता है ना, वो डिटरमाइन करता है आपका एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल। मतलब ये कि अगर कोई रीजन काफ़ी स्टीप है ना, अगर कोई रीजन काफ़ी ज़्यादा स्टीप होगा तो वहाँ का जो सॉइल फॉर्मेशन है, क्योंकि वहाँ के सारे सेडिमेंट्स तो आपके नीचे आ जाने वाले हैं, तो रिलीफ काफ़ी अगर स्टीप है तो उतना अच्छा आपका सॉइल एक्यूमुलेशन नहीं हो पाएगा। अगर रिलीफ आपका थोड़ा सा, आप कह सकते हैं नॉट सो स्टीप है, कम स्टीप है, एकदम उसकी ग्रेडियंट बहुत ज़्यादा ना हो, तो क्या होगा कि वहाँ का जो सॉइल एक्यूमुलेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। फिर एक फैक्ट और आता है फ्लोरा फौना का, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो क्या होता है कि जो आपके डेड प्लांट्स होते हैं या आप कह सकते हैं डेड इंसेक्ट्स होते हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, उनके वजह से आपका जो ह्यूमस फॉर्मेशन है वो जो है वो यहाँ पर उस रेट को इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। ह्यूमस फॉर्मेशन का जो रेट है वो इफ़ेक्ट होता है। इसके साथ साथ टाइम में मैंने आपसे कहा कि जो सॉइल जितना ज़्यादा टाइम लेती है उसकी थिकनेस उतनी बेटर होती है, तो उसकी जो सॉइल प्रोफाइल है वो टाइम पर भी डिपेंड करती है। फिर क्लाइमेट, टेम्परेचर कैसा है, रेनफॉल आया या नहीं आया, ह्यूमस कैसा रहा, उसके कारण भी आपका सॉइल फॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट होता है। यानी कि अगर आप सॉइल फॉर्मेशन के फैक्टर्स की बात करें तो बेसिक यहाँ पे 5 फैक्टर्स हैं। आपका पेरेंट रॉक, उस एरिया का रिलीफ, फ्लोरा एंड फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, टाइम एंड क्लाइमेट ऑफ दैट पर्टिकुलर रीजन, ठीक है। फिर डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड कंजर्वेशन मेजर। अब देखिए आपको मालूम है कोई भी एरिया है वहाँ पर सॉइल का फॉर्मेशन हो गया, अब उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि वहाँ पर जो सॉइल है वो डिग्रेड हो रही है या आपको उसको कंजर्व करने की नौबत आ रही है। तो क्यों होता है ऐसा? सॉइल के साथ 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, एक होता है इरोजन, एक होता है डिप्लीशन, ठीक है। सॉइल का इरोजन होना यानी उस पर्टिकुलर रीजन से उस सॉइल का हट जाना, ठीक है। मतलब कि आप जानते हैं इरोजन इज नथिंग बट द रिमूवल ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस फ्रॉम दैट रीजन, ठीक है। तो क्या होता है कि ह्यूमन और नेचुरल इरोजन और डिप्लीशन के बाद इसके अलावा सॉइल डिग्रेडेशन के जो फैक्टर्स होते हैं उनकी बात करें अगर हम, तो डिफॉरेस्टेशन है, यानी कि जब आप जंगलों को पूरे तरीके से हटा दें, तो हमने बात करी कि किस तरीके से वहाँ की जो सॉइल है उसको जो रूट्स वहाँ पे बांध के रखने वाली थी वो वहाँ पर नहीं है, तो उसके कारण जो पूरी की पूरी सॉइल है वो इरोड होती है, राइट। आफ्टर इट हमने ये भी देखा दैट ओवर यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, ये भी मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया है कि अगर आप केमिकल फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं, एक तरीके से वो आपको प्रॉफिट तो दे रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप है या आपकी जो भी क्रॉप्स आपने लगाई हैं उनका प्रोडक्शन तो काफ़ी अच्छा हो रहा है, बट समवेयर ये आपकी जो पूरी की पूरी लैंड है उसकी सॉइल है उसको ये काफ़ी हद तक नेगेटिव इम्पैक्ट में लेके जाता है, राइट। आफ्टर इट रेन वॉश होता है, लैंडस्लाइड्स होती हैं, फ्लड्स होती हैं। तो देखिए बाढ़ का जो पानी होता है, जब हम फ्लड्स की बात करते हैं तो बाढ़ में कुछ भी नहीं बचता है। बाढ़ का मतलब ये सब कुछ बहा कर ले जाना, तो वहाँ की जो सॉइल है वो पूरी तरीके से बिल्कुल आप कह सकते हो कि ख़त्म हो जाती है। और लैंडस्लाइड्स की अगर मैं बात करूँ तो जब लैंडस्लाइड्स जैसी चीज़ें होती हैं तो क्योंकि उस पूरे लैंड एरिया की जो अपर लेयर थी वो जो है वो पूरे तरीके से अंदर धंस गई, राइट। तो अब वहाँ पर क्या नया जो भी बनता है या जैसा भी उसके बाद वहाँ पे सेटलमेंट होता है उसके बेसिस पे डिपेंड करता है कि वहाँ की सॉइल किस तरीके की होगी, राइट। तो ये होते हैं आपके डिग्रेडेशन के कुछ पर्टिकुलर रीजंस। अब बात कर लेते हैं इनके सॉइल कंजर्वेशन के मेथड की। तो सबसे पहली मेथड के बारे में जब हम बात करें तो वो कहलाती है मल्चिंग।
मल्चिंग में क्या होता है कि जैसे अलग अलग डिस्टेंस पर प्लांट्स ग्रो किए जाते हैं, राइट। प्लांट्स हमेशा एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर ही ग्रो किए जाते हैं। तो जो प्लांट्स के बीच का डिस्टेंस है वहाँ पर आप एक ऑर्गेनिक मैटर जैसे स्ट्रॉ मीन्स जो भूसा या तिनका जिसको आप कहते हैं, अगर आप उसको बिछा दें तो वो क्या करेगा, सॉइल को उसका मॉइस्चर रिटेन करने में हेल्प करेगा, राइट। सो दिस मेथड इज कॉल्ड मल्चिंग। अब इसके बाद की मेथड्स के बारे में हम बात करते हैं। क्या इनको आप कह सकते हो, आपने देखा होगा जो खेत होते हैं वहाँ के रीजन्स में मेड़, जिसको हिंदी में कहते हैं, मेड़ बनाई जाती है किसकी मदद से, स्टोन्स की मदद से, ग्रास, सॉइल, इन सारी मदद से। तो क्या करते हैं ये लोग, जो आपका जैसे मान लीजिए एक एग्रीकल्चर का यहाँ पे एक लैंड है, एक रीजन है, इतना पर्टिकुलर एक उसका खेत है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया है, जो भी बाउंड्रीज होंगी आपकी यहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं, एक तरीके से एक बैरियर का फॉर्मेशन कर देते हैं ताकि उस रीजन में पानी कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। इसी तरीके से आपके रॉक डैम्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है ताकि आप पानी के फ्लो को स्लो डाउन कर सकें, जिसकी वजह से क्या होगा, सॉइल लॉस, यानी कि जो पानी एकदम फ्लो के साथ तेज़ी से बह जाता और अपने साथ पूरी की पूरी सॉइल ले जाता, जब वो काफ़ी कम स्पीड से फ्लो होगा तो उतनी ज़्यादा सॉइल का लॉस नहीं होने वाला है, ठीक है। उसके अलावा एक फॉर्मेशन होता है टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग कहाँ पर की जाती है, इसके बारे में भी बात होती रहती है। तो आप ये याद रखें, जो भी हिली एरियाज होते हैं, ठीक है ना, हिली एरियाज में ऐसे टेरेस का फॉर्मेशन किया जाता है, टेरेस के यहाँ पे फॉर्मेशन होते हैं और फिर जो फ्लैट सरफेस वहाँ पर अवेलेबल है उस पर आप क्रॉप्स को उगाते हैं या वहाँ पर उनका एग्रीकल्चर करते हैं। क्यों? क्योंकि देखो आपको मालूम है कि अगर माउंटेनी रीजन है या हिली एरिया है, सारा का सारा जो पानी है वो पूरे तरीके से स्लोप है, तो आपके साथ अपने पानी जो है वो अपने साथ साथ सॉइल को भी पूरा बहा के ले जाएगा, आपके पास कुछ नहीं बचेगा। तो अगर आप एक फ्लैट टेरेस लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पर फॉर्म कर लोगे तो क्या होगा कि जो सॉइल इरोजन है वो भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और सरफेस रन ऑफ द वाटर जो है वो भी रुक जाएगा, ठीक है। इसके अलावा इंटरक्रॉपिंग की जाती है। इंटरक्रॉपिंग क्यों की जाती है, देखिए क्या होता है, एक ज़मीन है, अगर जैसे मैं आपसे बात करूँ एक लैंड एरिया की बात हो, वहाँ पर के अगर आप एक ही टाइप की क्रॉप है जिसको बहुत ज़्यादा मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है, अगर आप वही क्रॉप बार बार उगाएंगे तो क्या होगा कि सॉइल जो है वो अपने सारे मिनरल्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में उसको डोनेट कर रही है ना। उसके कारण वहाँ की जो सॉइल है उसकी फर्टिलिटी धीरे धीरे कम होने की कगार पर आ रही है। लेकिन अगर मैं क्रॉप साइकिल का यूज़ करूँ, क्रॉप साइकिल इन द सेंस, एक बार मैंने ऐसी क्रॉप ली जो बहुत ज़्यादा मिनरल्स रिक्वायर्ड, जिसको बहुत ज़्यादा मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। सेकंड मैंने ऐसी क्रॉप ले ली जो थोड़ा मीडियम है। थर्ड क्रॉप मैंने ऐसी ले ली जिसको बिल्कुल ही मिनरल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उससे क्या हुआ कि जो मिनरल्स मेरे काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इकट्ठे जा रहे थे वो थोड़ा थोड़ा करके अर्थ अपने जो सॉइल है वो अपने अंदर एक्यूमुलेट भी कर पाएगी, है ना। मतलब सॉइल को टाइम मिलेगा कि वो और ज़्यादा अमाउंट ऑफ मिनरल्स जो है अपने अंदर कलेक्ट कर सके। तो उसके कारण डिफरेंट क्रॉप्स का जो है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हमको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ कॉन्टोर प्लकिंग और शेल्टर बेल्ट्स, इनके भी बारे में बहुत ज़्यादा मतलब यूज़ किया जाता है। इसमें क्या रहता है, प्लफिंग पैरेलल टू द कॉन्टोर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। इसमें आप क्या करते हैं, जो सेम वही प्रोसेस है कि एक अगर हिल स्लोप है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक रीजन होगा जहाँ पर क्या आप इसका प्लफिंग का रीजन जो है उसमें यहाँ पर आप प्लफिंग करेंगे, जिसके मदद से जो पानी है वो क्या कर रहा है, उसके लिए एक नेचुरल बैरियर आपने क्रिएट किया, तो पानी जो है वो इकट्ठा हो रहा है, बह नहीं रहा है, ठीक। शेल्टर बेल्ट्स भी इसी तरीके से होते हैं। कोस्टल और ड्राई रीजन्स में ट्रीज़ की एक रो लगाई जाती है ताकि आप विंड मूवमेंट को चेक कर सकें और उसके वजह से आपका जो सॉइल कवर है वो रुक सके। क्यों, देखिए ड्राई रीजन्स में जब आपने पढ़े थे डेजर्ट्स के बारे में हमने बात करी थी 7th की NCERT में बहुत अच्छे से, हमको ये मालूम है कि डेजर्ट्स का जो इरोजन है उसका सबसे मेन इरोडिंग एजेंट क्या है, विंड है। तो अगर आप वहाँ पर ट्रीज का प्लांटेशन करें, ठीक है, आपने डेसिडियस फॉरेस्ट पे अगर वहाँ पर ग्रो किए, तो जो ट्रीज होते हैं ना वो विंड मूवमेंट को कहीं ना कहीं इफेक्ट करते हैं। तो जो विंड का फोर्स होता है वो पहले ट्रीज से टकराएगा और आफ्टर इट वो उस रीजन में एंटर करेगा, तो उसके वजह से वहाँ का जो इरोजन है वो थोड़ा कम होगा और उसी की वजह से जो सॉइल कवर है वो भी आपका प्रोटेक्टेड रहेगा, ठीक है। फिर इसी चैप्टर का थर्ड इम्पॉर्टेंट जो है रिसोर्स हमारा वो है वाटर।
सो वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स, 3/4 ऑफ द सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, ये आपको बहुत अच्छे से मालूम है। अर्थ को हम लोग वाटर प्लैनेट या ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं, राइट? क्यों? क्योंकि प्रिमिटिव ओशंस की वजह से ही कहीं ना कहीं अगर आप बात करें टाइम के वाइज तो 3.5 बिलियन ईयर्स अगो प्रिमिटिव ओशंस की वजह से ही हमारी जो लाइफ थी वो स्टार्ट हुई है, ठीक है? आज की डेट में भी हमारे जो ओशंस है वो 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस को कवर करके रखते हैं, और उस पूरे ओशन में काफ़ी रिच वैरायटी ऑफ प्लांट्स भी हैं और एनिमल लाइफ्स भी हैं, ठीक है? फिर आपने इसके जो रेशियो पढ़े थे उसमें आपको ये भी पता है कि 2.7% फ्रेश वाटर है, और उस 2.7% का 70% जो है वो आइस शीट में कवर हो गया है, ठीक है? उसके अलावा 1% फ्रेश वाटर जो आपके पास बच रहा है उसका यूज़ आप ह्यूमन जो है वो कर पा रहे हैं। क्यों? ग्राउंड वाटर में, सरफेस वाटर इन रिवर्स एंड लेक्स में प्रोड्यूस्ड है वाटर वेपर इन द एटमॉस्फेयर, यानी कि जो 1% ऑफ फ्रेश वाटर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है, ठीक है? अब प्रॉब्लम क्या आती है? प्रॉब्लम यही आती है कि देखने में तो लगता है पानी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, लेकिन यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर है, नो डाउट है, ठीक है? कैसे? मोस्ट ऑफ द अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्टर्न यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका के ऐसे पार्ट्स हैं, आप कहने चाहे तो पूरा ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्या है, फ्रेश वाटर की शॉर्टेज को कहीं ना कहीं फेस कर रहा है, ठीक है? और ये जो शॉर्टेज है ये कॉन्सिक्वेंस है वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन का। क्योंकि देखिए अगर किसी रीजन में बारिश का जो रेशियो है, अगर हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, रेनफॉल की, तो जिस रीजन की बारिश है, अब आप भी जानते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट होता है ना? तो जो रेनफॉल है वो क्लाइमेट पर भी डिपेंड करता है और टेम्परेचर की कंडीशन पर भी और प्रेशर कंडीशन पर भी। तो आपको मालूम है कि टेम्परेचर कई रीजन्स का बहुत ज़्यादा है, कई रीजन्स का बहुत कम है। जिन रीजन्स का टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ पर लो प्रेशर कंडीशन फॉर्म होती है, और लो प्रेशर कंडीशंस के थ्रू वहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रेसिपिटेशन आपको देखने को मिलता है। अब जो रीजन पहले से ड्राई है ना, अगर वहाँ पर टेम्परेचर कंडीशन फेवरेबल ही नहीं है तो वहाँ पर प्रेसिपिटेशन उतना बेटर नहीं है। उसी के कारण जो है आपके पानी का यहाँ पर यानी कि वाटर का जो शॉर्टेज है वो आपको देखने को मिलता है। उसके साथ साथ काफ़ी दूर हम तो ये हमेशा सोचते हैं कि पानी हमारे पास है ही नहीं इसलिए उसका हमको शॉर्टेज देखने को मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। स्कार्सिटी का जो सबसे बड़ा कॉज है वो कहीं ना कहीं ओवर एक्सप्लॉयटेशन भी है, राइट? अगर हम बात करें हमारे अपने कॉन्टिनेंट्स की, जिन कॉन्टिनेंट्स में पानी की सप्लाई काफ़ी अच्छी है या आपको काफ़ी अमाउंट ऑफ वाटर यहाँ पर अवेलेबल है, तो भी जिनके पास है उनको ये लगता है दैट येस वी हैव अ लॉट ऑफ वाटर, तो हम उसको यूज़ करें, हम उसका एक्सप्लॉयटेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है? लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि अगर अभी हम इस चीज़ को इतना वेस्ट करेंगे तो आने वाली जनरेशन्स को क्या मिलेगा। तो उसके कारण ये जो फैक्ट है इसको ध्यान में रखें कि प्रॉब्लम्स ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी का जो वाटर शॉर्टेज है उसका कॉन्सिक्वेंस ये नहीं, इट इज़ नॉट अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वेरिएशन इन सीजनल और एनुअल प्रेसिपिटेशन, बट it is the consequence of the over exploitation created by human itself, ठीक है? क्योंकि अगर किसी इंसान के पास पानी अवेलेबल भी है तो वो जितना लिमिटेड यूज़ है उतना ही करे, तो कहीं ना कहीं इट विल बी यूजफुल फॉर द अदर पीपल ऑल्सो, राइट? इसको समझना ज़रूरी है आज की डेट में। फिर अभी आपको यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के बारे में भी थोड़ा सा बताया गया है। सो बेसिक मीनिंग क्या है? बेसिक मीनिंग यहाँ पे ये नहीं है कि पानी बचाना है या ये सारी बातें करनी है। बात ये हो रही है that access to the clean and adequate water sources is a major problem facing। तो होता क्या, देखिए रीज़न ये भी है कि क्लीन और एडिक्वेट वाटर रिसोर्स चाहिए, है ना? आपने ये तो कह दिया कि चलो आपके पास रिवर्स हैं, लेक्स हैं, ग्राउंड वाटर सप्लाई है, लेकिन क्या वो चीज़ें यूज़फुल है? क्या उनकी कंडीशन ऐसी है कि आप उसको यूज़ कर पा रहे हो? तो देखो आपको भी पता है कि अगर आप बात करें पार्शियली ट्रीटेड सीवेज का या अनट्रीटेड सीवेज का जो वाटर होता है, एग्रीकल्चर के जो केमिकल्स होते हैं, इंडस्ट्री के जो एफ्लुएंट्स होते हैं सारे के सारे, वो आप वाटर बॉडीज़ में पूरे तरीके से जो है जाने देते हैं, ठीक है? तो जब वो चीज़ें वाटर बॉडी में जाती हैं तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रही हैं, आपके वाटर को कंटेमिनेट कर रही है, ठीक? ये जो पॉल्यूटेड वाटर है इसमें नाइट्रेट्स, मेटल्स और पेस्टिसाइड्स आ गए, तो ये आपका फ्रेश वाटर तो कहीं से नहीं रहेगा, है ना?
इसके अलावा आपको ये बात पता होनी चाहिए कि इंडस्ट्रीज़ में जो एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स जो भी आपके निकलते हैं, इंडस्ट्रियल वेस्टेज निकलता है, उसका जो काफ़ी अमाउंट ऑफ केमिकल है वो ऐसा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल है, यानी कभी ख़त्म ही नहीं होता, ठीक है। और अगर ये चीज़ ह्यूमन बॉडी में पहुंचती है तो ये ह्यूमन बॉडी को बहुत ही बुरे तरीके से इफ़ेक्ट कर सकती है, राइट। तो अगर आपको वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल करना है तो सबसे पहले तो आपको यही करना पड़ेगा कि अगर जितना भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट है या आपका एग्रीकल्चर केमिकल्स है, इनको पहले आप एक जगह पे ट्रीट करें, यानी कि उसमें से जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको आप अलग करें किसी तरीके से, और उसके बाद उसको आप वाटर बॉडीज़ में जाने दें जो कि सूटेबल हो, ठीक है। वाटर बॉडी को जो उतना ज़्यादा अमाउंट ऑफ पॉल्यूटेंट ना हो उसको आप वाटर बॉडी में जाने दें, बाकी चीज़ों को आप कंट्रोल करने की, ट्रीट करने की कोशिश करें। इसके साथ साथ जो कैनाल्स आप बनाते हैं इरिगेटिंग फील्ड के लिए, इनको आपको क्या करना चाहिए, प्रॉपरली लाइंड करना है। क्यों? क्योंकि वाटर सीपेज जैसी चीज़ें जो हैं उनके कारण बहुत ज़्यादा आपका वाटर लॉस यहाँ पे होता है। अब आप देखते हैं कैनाल्स का जो फॉर्मेशन होता है, कई बार ऐसा होता है कि जो एक प्रॉपर लाइन होनी चाहिए, वैसे तो होना नहीं चाहिए चीज़ें, बट कई बार ऐसा होता है कि जो प्रॉपर लाइनिंग मिलनी चाहिए उसको, वो नहीं मिलती, यानी कि जितना रिक्वायर्ड डिस्टेंस में उसको कवर करना चाहिए था उतने में ना करके काफ़ी लार्ज एरिया वो कवर कर लेती है। तो उसके कारण भी कहीं ना कहीं पे आपको वाटर लॉसेस देखने को मिल रहे हैं, और क्योंकि इनकी लाइनिंग में फॉल्ट आ रहे हैं तो वाटर सीपेज हो रहे हैं। स्प्रिंकलर्स जो यूज़ किए जाते हैं इरिगेशन में, उसके कारण भी, उसमें भी क्या होता है, सीपेज और इवेपोरेशन की जो प्रॉब्लम है वो आ जाती है। उसकी मदद से भी जो आपका वाटर लॉस है वो काफ़ी हद तक होता है, ठीक है। तो ये जो पूरा का पूरा, मतलब आप कह सकते हैं यूजेस आप कर रहे हैं, इनमें आपको ये पहले चेक करना पड़ेगा कि क्या फॉल्ट आ रहा है। उन फॉल्ट्स को अगर आप चेकआउट कर लें तो कहीं ना कहीं आप जो है वाटर रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से कंजर्व कर पाने में सक्सेसफुल होंगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे थोड़ी सी नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ के बारे में। Natural vegetation and wildlife exist only in the narrow zone of the contact between the lithosphere, hydrosphere and atmosphere that we call biosphere। ये बात हम जानते हैं कि बायोस्फीयर जो है वो हमारा एकमात्र ऐसा रीजन है जहाँ पर के लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर तीनों चीज़ें हमको मिलती हैं, और इन्हीं के कॉम्बिनेशन से इस रीजन में लाइफ जो है वो एग्जिस्ट कर पाती है, राइट। In the biosphere, living beings are interrelated and interdependent on each other for survival, and this life supporting system is known as the ecosystem। इसके बारे में भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इकोसिस्टम है हमारा, अब क्योंकि बायोस्फीयर में अलग अलग लिविंग बीइंग्स हैं, है ना, तो उनके जो इंटर रिलेशंस होंगे या फिर इंटरडिपेंडेंसी होगी एक दूसरे के ऊपर अपने अपने सर्वाइवल के लिए, वो सपोर्टिंग सिस्टम कहलाता है इकोसिस्टम, ठीक है। वाइल्ड लाइफ इंक्लूड्स एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स एज वेल एज द एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स, ओके। सो आपका जो वाइल्ड लाइफ है वो सिर्फ एनिमल्स और बर्ड्स तक का नहीं है, इंसेक्ट्स तक का नहीं है, उसमें आपके सारे के सारे एक्वेटिक लाइफ फॉर्म्स भी कंसीडर किए जाते हैं। अभी आपने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन के बारे में भी हमने जब लास्ट क्लासेस में पढ़ा था, हमको ये पता है कि फॉरेस्ट होते हैं, ग्रासलैंड्स होते हैं, स्क्रब्स होते हैं, और टुंड्रा टाइप क्लाइमेट भी टुंड्रा टाइप वेजिटेशन भी होता है, ठीक है। किसी भी एरिया का जो वेजिटेशन ग्रोथ है वो वहाँ के टेम्परेचर और मॉइस्चर कंडीशन पर डिपेंड करता है, ये बात भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं। उसके साथ साथ आप ये भी जानते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली में जो सेम वही फैक्टर जब हम बात कर रहे थे पॉपुलेशन के बारे में, राइट। तो आपको ये बात मालूम है कि आज से अगर 2 सेंचुरीज बैक यानी 200 साल पहले की बात की जाए तो आज की पॉपुलेशन और 200 साल पहले की पॉपुलेशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर है, राइट। अब क्योंकि आपको क्या करना है, ग्रोइंग नंबर्स को फीड करना है, खाने की उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल करना है, तो आप वही फॉरेस्ट पूरे हटा रहे हैं ताकि आप वहाँ पे एग्रीकल्चर कर सकें। उसके कारण आपका जो फॉरेस्ट कवर है वो काफ़ी हद तक वैनिश हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वैनिश हो रहा है, ठीक है। उसके कारण जो है आपका वाइल्ड लाइफ पे बहुत बुरे तरीके से जो है इफ़ेक्ट होता है, और वाइल्ड लाइफ का इफेक्ट होना कहीं ना कहीं फिर आपके इकोसिस्टम को भी बहुत बुरी तरीके से इफेक्ट कर रहा है, राइट। सो ओवरऑल जो बात है कि नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑल आर लिंक टू ईच अदर, ठीक है। अब अगर मैंने किसी रीजन से उस फॉरेस्ट को हटाया, किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट को हटाया, मान लीजिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट था कोई, अगर उसको मैंने हटा दिया तो उस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में प्रेजेंट जितनी भी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ थी उनके घर भी कहीं ना कहीं ख़त्म हो गए,
उसके कारण वो जो है एक्सटेंशन की कगार पे आ गई, यानी कि लुप्त होने की कगार पर आ गई। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है कि जो ह्यूमन है वो इंटरफेयर करना स्टार्ट कर रहा है। किस चीज़ पर? नेचुरल हैबिटेट्स फॉर द प्लैनेट्स और एनिमल्स पर। तो उसकी वजह से जो स्पीशीज़ हैं या तो वल्नरेबल हो जाएंगी या तो फिर पूरे तरीके से वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन पर आ जाएंगी। और कई तो स्पीशीज़ ऐसी हैं जो आज की डेट में एक्सटिंक्ट ही हो चुकी हैं, यानी कि आपको पता ही नहीं होगा कि इस टाइप का भी कुछ कभी इस दुनिया में एग्जिस्ट करता था। जैसे आप बात करते हैं डायनासोर्स की, राइट? तो डायनासोर्स का आपको इसलिए पता है क्योंकि आपको फॉसिल्स देखने को मिल गए। अगर आपको डायनासोर के फॉसिल एविडेंस नहीं मिलते और आपने वो चीज़ कभी देखी ही नहीं अपनी लाइफस्टाइल में, तो आप इस चीज़ को बिलीव ही नहीं करते कि डायनासोर जैसा कोई एनिमल एग्जिस्ट करता था इस अर्थ पे, है ना? तो अब आप ये सोचिए कि डायनासोर से पहले पता नहीं ऐसे कौन से एनिमल्स रहे होंगे जो एग्जिस्ट करते थे, लेकिन क्योंकि उनका कोई एविडेंस नहीं है तो आप ये चीज़ नहीं कह सकते, है ना? उसके साथ साथ डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन करके, कंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़ की वजह से फॉरेस्ट एरियाज़ को जो है डिस्टर्बेंस होता है, सुनामी है, लैंडस्लाइड है, इनके वजह से भी कहीं ना कहीं जो है मतलब इन प्रोसेस की वजह से भी आपके जो नेचुरल वेजिटेशन है वो इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है? तो फिर वही कि नेचुरल वेजिटेशन इफेक्ट हुआ, उसकी वजह से वाइल्ड लाइफ भी इफेक्ट होने लगी, ठीक है? अब देखिए पोचिंग जो एक आप कहते हैं पोचिंग एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो विच रिजल्ट्स इन अ शार्प डिक्लाइन इन द नंबर ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज। क्या होता है कि कुछ एनिमल्स ऐसे माने गए हैं जिनका कलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हो एक ज़माने में काफ़ी सोशल प्रेस्टीज का सब्जेक्ट हुआ करता था, ठीक है? सोशल प्रेस्टीज इन द सेंस अगर मैं आपसे बात करूँ शेर की खाल, राइट, टाइगर की जो आपकी स्किन होती है उसके बारे में अगर हम बात करें तो एक ज़माने में कहते थे कि जिन घरों में मतलब काफ़ी ऐसे कहा जाता था दैट द पीपल जिनके घरों में शेरों की खाल लगी होती थी, कई लोग ऐसे होते थे जो उनके नाखूनों का, उनके दांतों का, उनके सींग का काफ़ी तरीके से इलीगल ट्रेड भी करते थे। उसके अलावा उनके फेदर्स थे या उनके जो भी मतलब आप कह सकते हैं बॉडी पार्ट्स, कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स जिनका काफ़ी अच्छे से ट्रेडिंग हो सकता है। तो उसके कारण क्या किया जाता था, उनकी पोचिंग स्टार्ट की गई और धीरे धीरे उनके जो नंबर्स थे वो बहुत हद तक कम होने लगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग के लिए ही इनका यूज़ किया गया है, नो, इट्स एब्सोल्युटली नॉट लाइक दैट। कई जगह पर जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो अपने रहने के लिए, अब मान लीजिए कि अगर किसी को लाइफ का ही डेंजर है तो वो क्या करेंगे, क्योंकि उनको उस रीजन में रहना है, सरवाइव करना है वहाँ पर, इसलिए वो उस रीजन के जो हार्मफुल वाइल्ड लाइफ एनिमल्स होते हैं उनको वो वहाँ पर ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट एज सच कि सारे के सारे ही ये करते हैं, बट कई जगह पे ऐसा देखने को मिलता है, ठीक है? तो उसके बाद हमारे यहाँ पे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट लाया गया और उसके साथ साथ हमने और ज़्यादा स्टेप्स लेना शुरू किया है ताकि हम जो है हमारे जो वाइल्ड लाइफ है हमारे पूरे इस कंट्री में उसको हम कहीं ना कहीं प्रिजर्व कर पाए, ठीक है, सेव कर पाए। तो जो नेशनल पार्क्स हमने बनाए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हमारी बनी हैं, बायोस्फीयर रिजर्व्स बने, वो इसलिए बनाए गए ताकि जो नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ है वो सेव हो सके। इसके साथ साथ क्रीक्स, लेक्स, वेटलैंड्स का आप जो है कंजर्वेशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इन रिसोर्सेज को आप डिप्लीट होने से बचा सकें, राइट? एक्चुअली में क्या है कि देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द एनवायरनमेंट एंड द स्पीशीज ऑफ सम स्पेशल एनिमल्स, ठीक है? तो अगर उनका एक रिलेटिव नंबर यहाँ पर है तो आपका जो एनवायरनमेंट है वो किसी भी तरीके से डिस्टर्ब नहीं होगा। लेकिन अगर आप ये सोचें कि नहीं इनका नंबर काफ़ी हद तक कम कर दिया जाए तो भी हमारे एनवायरनमेंट को कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, देन यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग इन दिस। क्योंकि देखिए हर एनिमल का, जैसे आप जानते हैं, इकोसिस्टम के लिए हर एनिमल का अपना अपना एक रोल होता है, इट्स अ साइकिल, इट्स अ फूड चेन। तो अगर यहाँ पर एनिमल्स का जो नंबर है वो इफेक्ट होगा तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट और इकोसिस्टम भी आपका इफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? एक इंटरनेशनल कन्वेंशन किया गया है यहाँ पर, इंटरनेशनल कन्वेंशन साइट्स हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड दैट लिस्ट सेवरल स्पीशीज ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स इन विच ट्रेड इज़ प्रोहिबिटेड। यानी कि यहाँ पर एक इंटरनेशनल साइट्स कर दिया गया है जिसमें आपको बताया गया है कि एनिमल्स और बर्ड्स की कौन सी स्पीशीज़ हैं जिनका जो ट्रेडिंग है वो प्रोहिबिटेड है, उनकी ट्रेडिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, ठीक है? साइट्स द कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फॉना एंड फ्लोरा is an international agreement between the governments. It aims to ensure that international trade in specimens of wild animals and plants does not threaten their survival.
roughly 5,000 species of animals and 28,000 species of plants are protected. क्यों? क्योंकि ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि यहाँ पर जब लोगों को ये बात समझ में नहीं आई और धीरे धीरे उनके नंबर्स बिल्कुल कम हो गए। आज के डेट में टाइगर्स की अगर मैं बात करूँ, 2000 से कम अमाउंट ऑफ टाइगर्स हमारे पूरे कंट्री में है। अब आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ कितना ज़्यादा इनका एक्सप्लॉयटेशन किया गया है, राइट। एक समय ऐसा माना गया था जब ये कहा गया था दैट टाइगर्स आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। लेकिन अब धीरे धीरे हम जब इनको डेवलप कर रहे हैं, नेशनल पार्क्स बन रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बन रही हैं, तो कहीं ना कहीं इनके जो नंबर हैं वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। एंड वी होप कि कहीं फ्यूचर में, आने वाले फ्यूचर में ये नंबर्स और ज़्यादा हमको इंक्रीज होते हुए दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्पीशीज़ के यहाँ पे जैसे बात की है, बियर्स के बारे में कहा, डॉल्फिन्स के बारे में कहा, कोरल्स हैं, ऑर्किड्स हैं, एलोज है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यहाँ पे जिनके बारे में बताया कि इनकी जो स्पीशीज़ हैं इन पर ट्रेड अलाउड नहीं है, ट्रेड जो है पूरे तरीके से प्रोहिबिटेड है, ओके। सो बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने समझा कि हमारे पास जो लैंड, सॉइल, वाटर और नेचुरल वेजिटेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इनका जो यूज़ है वो किस तरीके से हो रहा था और अब हमें इनके यूज़ को किस तरीके से मॉडिफाई करने की ज़रूरत है ताकि इनका जो कंजर्वेशन है वो भी रहे और जो ह्यूमन रिक्वायरमेंट्स है वो भी फुलफिल होती रहे। तो इसी के साथ हमारी NCERT का ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है।